Yes, we are live now. Hello, friends. This is Ibrahim, and welcomes to Angel Institutes. Dear children, this is a good opportunity for your life developments and your career because the Angel Institute provided to you fully well developed digital classroom and the practical lab. जी हाँ दोस्तों, मैं जो आपको चैप्टर पढ़ा रहा था क्लास 11th का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें मैं आपको मोनेरा पढ़ा दिया हूँ। आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोटिस्टा। सेकंड किंगडम की बात करेंगे और दूसरा वाला जो किंगडम है वो प्रोटिस्टा है। पहले वाली वीडियो में मैं आपको मोनेरा समझा दिया हूँ। तो मोनेरा के बाद से अब दूसरा जो किंगडम आता है वो आता है किंगडम प्रोटिस्टा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब हम आपको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन समझाए थे तो उसमें बताया था हमने कि जो आरएच बेटेकर हैं वो वर्ल्ड के ऑर्गेनिज्म को 5 ग्रुप में रखा था। पहला था मोनेरा, दूसरा था प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया, है ना। तो इस तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं कि मोनेरा पढ़ करके खत्म कर चुके हैं। आज के दिन जो हमारी टॉपिक होगी ना वो हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोटिस्टा के बारे में। आइए हम लोग डिटेल में समझते हैं प्रोटिस्टा के ग्रुप के मेंबर का कैरेक्टर क्या होता है। यदि प्रोटिस्टा की बात करें ना तो याद रखे रहेंगे प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को रखा गया है। यही चैप्टर हमारा चल रहा था और ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर का नाम था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में मैंने आपको सबसे पहले पढ़ाया था मोनेरा, किंगडम मोनेरा के बारे में, जिसमें सभी के सभी बैक्टीरिया को रखा गया है ना। जो सेकंड वाली टॉपिक है आज के दिन जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में याद करेंगे इसमें यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक एनिमल को रखा गया है, जबकि मोनेरा के अंदर जो है ना यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को रखा गया था। तो चलिए बिना कुछ देर के ही डायरेक्टली शुरू करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। देखेंगे भाई, पूरा डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं हम लोग इस चैप्टर का, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। यदि हम प्रोटिस्टा की बात करें तो प्रोटिस्टा में जो एनिमल रखे गए हैं वो यूनिसेलुलर हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को रखा गया है और साथ ही साथ ये जो होते हैं ना प्रोकैरियोटिक ना होकर के यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये चीज आप ध्यान में रखे रहेंगे। इसमें जो ऑर्गेनिज्म है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को रखा गया है। मतलब यूनिसेलुलर होने के साथ साथ इनका न्यूक्लियस कैसा होगा, ट्रू होगा, यानी डीएनए जो है इनका, यह डीएनए एक स्पेशल मेम्ब्रेन से घिरा रहेगा और इस स्पेशल मेम्ब्रेन को बोलेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये प्रोटिस्टा का मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि इसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रखे जाएंगे, मींस एक सेल के बने होंगे, और साथ ही साथ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होंगे। आइए एक एक करके थोड़ा थोड़ा हम लोग इसके बारे में डिटेल पढ़ते हैं। ये जो ऑर्गेनिज्म है, कौन ऑर्गेनिज्म, प्रोटिस्टा के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये हमेशा ही सिंगल सेल के होते हैं। ऑल आर सिंगल सेल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। इसमें प्रोटिस्टा के अंदर उन्हीं जीवों को रखा गया है जो सिंगल सेल्ड हो, है ना। याद रखे रहेंगे जो कैसा हो भाई, सिंगल सेल्ड हो और साथ ही साथ यूकैरियोटिक भी हो, उन्हीं को प्रोटिस्टा में रखा जाएगा। बाकी किसी और को प्रोटिस्टा में नहीं रखा गया। इनमें जो है ना ये चीज ध्यान में रखे रहेंगे कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये यूनिसेलुलर होंगे और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रोटिस्टा के लिए। अच्छा, अब बात ये रह जाती है कि जो प्रोटिस्टा है ये फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, है ना। एक्चुअली में पहले के कुछ वैज्ञानिक जो थे वो मानते थे कि प्रोटिस्टा वास्तव में प्लांट ही है जो फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं, लेकिन बाद में डिटेल एनालिसिस किया गया तो एक अलग ही ग्रुप बनाया गया और इस ग्रुप का नाम क्या पड़ गया, प्रोटिस्टा पड़ गया। देखेंगे व्हाट में बी फोटोसिंथेसिस इन प्रोटिस्टस। जो प्रोटिस्टा होते हैं उसके फोटोसिंथेसिस के बारे में वैज्ञानिकों का क्या मत है। यदि मैं बात करूं तो ये प्लांट ही थे जिनको अलग एक ग्रुप बना दिया गया और इस ग्रुप का नाम क्या पड़ गया था, प्रोटिस्टा। इसके कई ग्रुप होते हैं, कई अलग अलग क्लास होते हैं। इन क्लास में सबसे पहला है क्रासोफाइट्स, दूसरा है डायनोफ्लाजेलेट्स, तीसरा है यूग्लिनोइड,
स्लाइम मोल्ड, प्रोटोजोन्स, ये सब के सब जो है ना इसके क्लास हैं, अलग अलग समूह हैं। मतलब प्रोटिस्टा के भी मेंबर को कई ग्रुप में रखा गया है और इनका जो ग्रुप का नाम है ना, याद करेंगे, क्रासोफाइट्स, डायनोफ्लाइलेट्स, यूग्लिनोइड, स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोन्स। इतने ग्रुप हैं प्रोटिस्टेंस के। आप ये सारी चीजें जरूर याद कर लेंगे। भाई क्या है? क्रासोफाइट्स, डायनोफ्लाइलेट्स, यूग्लिनोइड, स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोन्स। अब हमको इन्हीं को एक एक करके डिटेल में पढ़ाना है। क्रासोफाइट्स क्या होते हैं, डायनोफ्लाइलेट्स क्या होते हैं, यूग्लिनोइड क्या होता है, स्लाइम मोल्ड क्या होता है और प्रोटोजोन्स क्या होते हैं। ये सब के सब प्रोटिस्टा के अंदर, प्रोटिस्टा में ही रखे गए हैं। आइए बिना कुछ देर के ही डायरेक्टली शुरू करेंगे प्रोटिस्टा के जनरल कैरेक्टर। यदि प्रोटिस्टा की बात करें, द मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरली एक्वेटिक। जितने भी प्रोटिस्टेंस होते हैं, जितने भी प्रोटिस्टा के मेंबर होते हैं, वो पानी में पाए जाते हैं। दिस किंगडम फॉर्म अ लिंक विद द अदर डीलिंग विद द प्लांट एंड द एनिमल्स एंड फंगी। ये प्लांट, एनिमल और फंगी के बीच में कैरेक्टर शो करता रहता है। तीनों में कैरेक्टर इनमें कॉमन होते हैं। जैसे कुछ प्रोटिस्टेंस होते हैं जो फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं, कुछ प्रोटिस्टेंस ऐसे होते हैं जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर लेते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखिए, यूग्लिनोइड के जो मेंबर होते हैं वो फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। स्लाइम मोल्ड के जो ऑर्गेनिज्म है ये हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। प्रोटोजोआ के कुछ मेंबर ऐसे हैं जो कि सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। कहने का बस यही बातें हैं कि इनका जो कैरेक्टर है प्लांट से भी मैच करता है, लाइक फोटोसिंथेसिस करके, एनिमल से भी न्यूट्रिशन शो करते, एनिमल जैसा न्यूट्रिशन भी शो करते हैं, लाइक ऐसे समझिए हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करके, फंगी की तरह सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन भी शो करते हैं। तो इस तरीके के कैरेक्टर हो जाता है। लेकिन ये जो होते हैं ना, बैक्टीरिया की तरह प्रोकैरियोटिक नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं। ये चीज आप ध्यान में रखे रहेंगे। प्रोटिस्टा के अंदर एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि भाई ये यूकैरियोटिक होगा। और आपको पता है, आपने प्रीवियस ईयर क्लास में पढ़ा हुआ है कि जो भी यूकैरियोटिक सेल होते हैं उनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल देखने को मिलता है। मतलब आपके माइटोकॉन्ड्रिया दिखेंगे, आपके क्लोरोप्लास्ट दिखेंगे, आपके राइबोसोम दिखेंगे। राइबोसोम 80s का होगा, 70s जैसे आपके राइबोसोम दिखा करते थे प्रोकैरियोटिक में, वैसे यहाँ पे 80s राइबोसोम होगा। ये चीज याद रखे रहेंगे। जैसा कि ये यूकैरियोटिक है, द प्रोटिस्टेंट सेल बॉडी कंटेन वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड द अदर मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स। ये सब दिखाई देते हैं सेल ऑर्गेनल। अच्छा, इतना ही नहीं, कुछ के पास फ्लैजला और सीलिया भी होता है। जैसे प्रोटोजोन्स की बात करें तो प्रोटिस्टा में एक है लेशमैनिया, सॉरी प्रोटोजोन्स में लेशमैनिया, जिसके पास फ्लैजला होता है। यूग्लिनोइड की बात करें ना, इसमें भी फ्लैजला होता है ना। तो ये चीजें ध्यान में रखे रहेंगे। भाई इनमें फ्लैजला पाया जाता है, कुछ में सीलिया भी पाया जाता है। मतलब इनके जो मेंबर हैं, फ्लैजला भी है इनके पास और सीलिया भी है। अब बात रह गई कि रिप्रोडक्शन कैसा होता है। भाई इनमें रिप्रोडक्शन दो तरीके का देखने को मिलता है। एक जो रिप्रोडक्शन होता है उसे बोलते हैं सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, और दूसरा जो होता है उसे कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस चीज को आप ध्यान में रखे रहेंगे। प्रोटिस्टा में दो तरीके का रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्रोटिस्टेंस रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली। सेक्सुअल जो प्रोसेस होता है ना, फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स एंड प्रोड्यूस जाइगोट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो ठे गैमेट फ्यूज होते हैं और जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे पहला क्राइसोफाइट्स के बारे में, डायनोफ्लाइलेट्स, यूग्लिनोइड, स्लाइम मोल्ड, प्रोटोजोन्स। हमने पहले जनरल कैरेक्टर बताया, अब एक एक करके हम आपको डिटेल में समझाने वाले हैं। चलिए डायरेक्टली हम लोग पहले की बात करते हैं, और पहले वाले का नाम क्या है? क्राइसोफाइट्स। इतनी बातें आपको समझ में आ गई हैं तो अपने कॉपी में लेकर के हेडिंग लगाइए, और हेडिंग का नाम क्या होगा? क्राइसोफाइट्स। समझिए ये क्राइसोफाइट्स क्या होते हैं, प्रोटिस्टेंस के ग्रुप क्या होते हैं, देखेंगे। भाई क्राइसोफाइट्स होते हैं ना, इन्हें क्राइसोफाइट्स होते हैं, इन्हें डाइएटम्स और गोल्डन एल्गी को रखा गया है इनमें। दिस ग्रुप इंक्लूड डाइएटम्स एंड गोल्डन एल्गी। मतलब इनमें जो है ना, इनमें माने किसमें? प्रोटिस्टा के
क्राइसोफाइट्स के अंदर किन किन को रखा गया है? डायटम को रखा गया है और गोल्डन एल्गी को रखा गया। पहला ही पॉइंट आप याद रखे रहेंगे। किसको रखा गया भाई? याद करेंगे, दिस ग्रुप इंक्लूड डायटम एंड गोल्डन एल्गी, है ना। दे फाउंड इन द फ्रेश वाटर, ये फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, एज वेल एज इन मैराइन वाटर, मतलब ये समुद्री इन्वायरमेंट में भी पाए जाते हैं। कौन भाई? प्रोटिस्टा के क्राइसोफाइट्स फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं और मैराइन वाटर में भी पाए जाते हैं। दे आर माइक्रोस्कोपिक इन नेचर, ये नंगे आंखों से आपको नहीं दिखाई देते हैं। पैसिवली इन वाटर करंट, ये पानी के साथ बहते रहते हैं, ऐसे ही जैसे प्लैंक्टन्स घूमते रहते हैं। ये फोटोसिंथेटिक इन नेचर के होते हैं। मतलब क्या है कि भाई प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं, फोटोसिंथेसिस करके अपना भोजन बना लेते हैं। ये चीज आप ध्यान में रखे रहेंगे। इन डायटम्स, हमने बताया था कि क्राइसोफाइट्स के अंदर डायटम्स को भी रखा गया है और क्राइसोफाइट्स के अंदर गोल्डन एल्गी को भी रखा गया है। तो ये जो डायटम होते हैं, इन डायटम द सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग सेल विच फिट टुगेदर एज इन अ सोप बॉक्स। इसमें जो है ना दो ठे सेल वॉल जो होते हैं ना, एक दूसरे से ऐसे अटैच होते हैं जैसे सोप बॉक्स दिखाई दे। इस तरीके की कैरेक्टर होती है इनमें। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, द वॉल आर एम्बेडेड विद द सिलिका। भाई इसके शरीर के ऊपर, इसके दीवार के ऊपर सिलिका का धसाव होता है। अच्छा, एक खुद से आप सोचिए, जब सिलिका का धसाव है, सिलिका है इसके ऊपर, तो भाई उस मिट्टी को लेकर के जहां पे ये पाए जा रहे हैं, यदि किसी सबस्टांस पे रगड़ते हैं तो वो स्मूथ हो जाएगा, है ना। यानी पॉलिशिंग करने में इनका अच्छा से यूज किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इनके बॉडी के ऊपर सिलिका का डिपोजिशन देखने को मिल रहा है। द वॉल आर एम्बेडेड विद द सिलिका। डायटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड द लार्ज अमाउंट ऑफ द सेल वॉल डिपोजिशन इन देयर habitat. This accumulation over the billions of the year is referred as to the diatomaceous earth. मैं आपको बता दूं कि ये बिलियन ऑफ ईयर्स से मौजूद है हमारे पृथ्वी पे। इसका एक्यूमुलेशन इस तरीके के अर्थ को, जिस मिट्टी पे ये पाए जाते हैं, जिस एरिया में पाए जाते हैं, उस हैबिटाट को डायटोमसिवस अर्थ के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, जिस मिट्टी में पाए जाते हैं, कौन? ये क्राइसोफाइट्स के ऊपर किसका जमाव है? सिलिका का जमाव है, इसीलिए इनका यूज किया जाता है। दिस सॉइल यूज फॉर पॉलिशिंग। भाई सिलिका का है तो ये इसे पॉलिश किया जा सकता है। फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड मेकिंग ऑफ सिरप, ये सब बनाने में यूज किया जाता है। डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियंस। जो डायटम्स होते हैं ये समुद्र में चीफ प्रोड्यूसर होते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं, जो सबसे ज्यादा मात्रा में प्रोडक्शन करते हैं। मछलियां इन्हें खाती हैं। तो ये चीज आप ध्यान में रखे रहेंगे। ये कैरेक्टर था किसका? क्राइसोफाइट्स में, सॉरी, प्रोटिस्टा का पहला, जिसका नाम क्या है? क्राइसोफाइट्स। आप इसे स्क्रीनशॉट लेंगे और ऐसे ही पॉइंट वाइज अपने कॉपी में बना लेंगे। ऐसे ही आपका नोट्स भी प्रिपेयर होते चलेगा। देखेंगे भाई, सबसे पहला क्या था, आप खुद से देखिए। पहला था क्राइसोफाइट्स, ये मैंने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? डायनोफ्लाइलेट्स के बारे में पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। क्या? डायनोफ्लाइलेट्स। ये था आपका क्राइसोफाइट्स। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं भाई? डायनोफ्लाइलेट्स। अब जरा इस चीज को देखिए, ये जो ऑर्गेनिज्म दिखाई दे रहा है ना आपको, इसका नाम है डायनोफ्लाइलेट्स। आप डायनोफ्लाइलेट्स को देखिए तो इसके ऊपर जो है ना, ये प्लेट लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएगा। ये जो है ना, ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये प्लेट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला, है ना। ये प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, ये प्लेट लाइक। और इसके पास दो ठे फ्लैजला है। एक ठे फ्लैजला आपको यहां पे दिख रहा है, ये वाला फ्लैजला देख रहे हैं, ये वाला फ्लैजला दिख रहा है। और एक फ्लैजला ऐसे इसमें घुमा हुआ है, ऐसे घुमा हुआ है। तो फ्लैजला दो। डायनोफ्लाइलेट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि भाई इसके पास फ्लैजला दो होता है, एक लॉन्गिट्यूडनल होता है और एक ट्रांसवर्स होता है। यही चीज याद रखे रहेंगे। फ्लैजला की संख्या दो होती है, इसीलिए इस तरीके के ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को डायनोफ्लाइलेट्स कहा जाता है। तो प्रोटिस्टा में हम लोग चालू क्या कर रहे हैं भाई? डायनोफ्लाइलेट्स। आपसे यदि पूछा जाएगा कि बताइए प्रोटिस्टा को डायनोफ्लाइलेट्स क्यों कहते हैं, तो आप डायरेक्टली कहेंगे कि the member of protistans which have the two flagella
is called as dinoflagellates. In their one are lies to longitudinal while another are lies to ट्रांसवर्सली। एक जो है लंबवत पाया जाता है और दूसरा जो है ट्रांसवर्सली पाया जाता है। ये ऐसे पाया जाता है, इसके ग्रुप में घुमा हुआ पाया जाता है। तो ये चीज याद रखे रहेंगे। डायनोफ्लैजेलेट्स को डायनोफ्लैजेलेट्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके पास फ्लैजला कितनी होती है? 2 होती है। आइए डायरेक्टली शुरू करते हैं, ये सब है क्या। The member of dinoflagellates are mostly in marine habitat. ये सब के सब कहाँ पाए जाते हैं भाई? मैराइन हैबिटाट में पाए जाते हैं और फोटोसिंथेटिक इन नेचर के होते हैं। ये चीज आप ध्यान में रखे रहेंगे भाई। मैराइन हैबिटाट में है तो भाई फोटोसिंथेसिस भी कर रहा है। यहाँ पे फोटोसिंथेटिक इन नेचर का है, मैराइन हैबिटाट में है। दे अपीयर येलो। अब जिस समुद्री एरिया में ये पाया जाएगा उसके रंग के हिसाब से ये समुद्र का एरिया येलो कलर का दिखाई देगा, ग्रीन कलर का दिखाई देगा, ब्राउन कलर का दिखाई देगा, ब्लू कलर का दिखाई देगा, रेड कलर का दिखाई देगा, डिपेंडिंग ऑन देयर द पिगमेंट प्रेजेंट। इसमें जिस तरीके का पिगमेंट होगा उस तरीके के हिसाब से अपने इन्वायरमेंट को ये कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये चीज ध्यान में रखे रहेंगे भाई। जिस एरिया में पाए जाएंगे वो येलो कलर के दिखाई देंगे, ग्रीन कलर का, ब्राउन कलर का, ब्लू, रेड कलर का। इनमें जैसा पिगमेंट होगा वैसा ये आपको दिखाई देने वाले हैं। तो हम आपको समझा के आ रहे हैं किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर डायनोफ्लैजेलेट्स का मेंबर को समझा रहे हैं। हमने आपको बताया है ये जो मेंबर होते हैं मोस्टली आर फाउंड इन द मैराइन हैबिटेट, समुद्री एरिया में पाए जाते हैं। फोटोसिंथेटिक इन नेचर के होते हैं, मतलब ये अपना भोजन खुद ही बना लेते हैं। साथ ही साथ ये येलो कलर के, ग्रीन कलर के, ब्राउन, ब्लू या फिर रेड कलर के दिखाई देते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर पिगमेंट प्रेजेंट, जैसा इनमें पिगमेंट पाया जाता है। अब एक चीज और भी बात समझिए। यहाँ पे मैंने आपको क्या समझाया था, इनका सेल वॉल जो है ना प्लेट का बना रहता है। आप यहाँ पे देखिए तो ये क्या था, सेल वॉल प्लेट का बना हुआ। और ये जो प्लेट है ना इसको बोलते हैं सेलुलोजिक प्लेट बोलते हैं, है ना, सेलुलोज का प्लेट बोलते हैं। ये जो प्लेट दिख रहा है इसे क्या बोलते हैं? सेलुलोज का प्लेट बोलते हैं। तो यहाँ देखिए लिखा भी है द सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोज। सेल वॉल के पास क्या है भाई? स्टिफ सेलुलोज पाया जा रहा है। द सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोज, मतलब ये है इनके शरीर के ऊपर स्टिफ सेलुलोज पाया जाता है। मोस्ट ऑफ देम हैव 2 फ्लैजला। मैक्सिमम में कितने फ्लैजला पाया जाता है? इसमें 2 फ्लैजला। वन इज लाई लॉन्गिट्यूडनली एंड अदर आर लाइज ट्रांसवर्सली। अब आप यहां देखिए फ्लैजला की संख्या कितनी होगी? यहाँ पे 2 होगा। एक लॉन्गिट्यूडनली होगा और दूसरा जो अरेंज होगा वो ट्रांसवर्स होगा। ये देखिए एक फ्लैजला ऐसे है, ये लॉन्गिट्यूडनल है, और दूसरा फ्लैजला ऐसे होगा, इसमें गया होगा, है ना। तो फ्लैजला 2 ठे होगा। पहला क्या होगा? लॉन्गिट्यूडनली अरेंज होगा और दूसरा वाला जो होगा ये ट्रांसवर्स अरेंज होगा। और ये कहाँ पे अरेंज होगा? ये फरो में, ये गड्ढे में अरेंज होगा। वॉल प्लेट के बीच में भी पाया जा सकता है, यहाँ पे भी पाया जाता है, वॉल प्लेट के बीच में भी ये पाया जा सकता है। ये जो डायनोफ्लैजेलेट्स दिख रहा है ना इसका नाम है रेड डायनोफ्लैजेलेट्स। याद रखे रहेंगे, ये जो दिख रहा है ना इसका नाम क्या है? रेड डायनोफ्लैजेलेट्स। इसका वास्तविक नाम क्या है? बायोलॉजिकल नाम क्या है? याद करेंगे गैन्युलैक्स। इसका नाम क्या भाई? गैन्युलैक्स नाम है, जो रेड कलर का दिखाई देता है। अच्छा एक चीज और भी देखिए, जिस एरिया में ये पाया जाएगा ना गैन्युलैक्स, जिस एरिया में पाया जाएगा वहां पे बहुत तेजी के साथ रैपिडली मल्टीप्लिकेशन करेगा, बहुत तेजी के साथ रिप्रोडक्शन करेगा। एट दैट दे मेक द सी अपीयर एज अ रेड। जैसे ऐसे दिखने लगेगा कुछ ही समय में कि पूरा एरिया, पूरा समुद्र जो है लाल रंग का दिख रहा है। तो ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाती है कि भाई रैपिडली अंडरगो द मल्टीप्लिकेशन and thus the sea appear as a red color। समुद्र कैसा दिखाई देने लगेगा? लाल रंग का दिखाई देगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, दे रिलीज टॉक्सिन। ये एक रसायन को रिलीज करते हैं, एक जहर को रिलीज करते हैं। सच लार्ज नंबर ऑफ मे किल द अदर मैराइन एनिमल्स। ये क्या करते हैं कि
जहर सिक्रेट करते हैं समुद्र के अंदर, ताकि बहुत ज्यादा संख्या में समुद्री जो जंतु हैं वो मर सकें, जैसे मछलियां मर सकें, और उन मछलियों को लेकर के ये खा भी सकें। भाई फोटोसिंथेटिक नेचर का भी है, और यहाँ पे जो मछलियां हैं वो मर भी रही हैं इनके टॉक्सिन के कारण। तो ये आप इतने कैरेक्टर याद रखे रहेंगे। ये कैरेक्टर किसका है भाई? प्रोटिस्टा में डायनोफ्लाइलेट्स का। एक बार में मैं रिवीजन कराना चाहूँ तो आप रिवीजन भी कर लेंगे। बताइए, द क्रासोफाइट्स, सॉरी, द डायनोफ्लाइलेट्स आर फाउंड इन मैराइन हैबिटाट एंड फोटोसिंथेटिक इन नेचर। मैराइन हैबिटाट होते हैं और कैसा भाई? फोटोसिंथेटिक इन नेचर है। ठीक है, photosynthetic nature, marine habitat, appear in yellow, green, brown, blue, red depending on their pigment present on it। जिस पिगमेंट होगा वैसा ये दिखाई देगा। सेल वॉल स्टिफ सेलुलोज का बना रहता है। दो ठे फ्लैजला होगा, एक लॉन्गिट्यूडनली अरेंज होगा और एक ट्रांसवर्स अरेंज होगा। जिस एरिया में पाया जाएगा वो लाल रंग का दिखाई देगा। क्यों भाई, क्यों लाल रंग का दिखाई देगा? क्योंकि ये रैपिडली डिवीजन करता है, बहुत तेजी के साथ डिवीजन करता है, ताकि जो समुद्र का एरिया है वो पूरा रेड कलर का दिखाई देने लगता है। इसे गानुलेक्स एक एग्जांपल है। रिलीज करते हैं टॉक्सिन मटेरियल, और ये टॉक्सिन मटेरियल मार देते हैं अदर समुद्री एनिमल्स को, जैसे मछलियों को। तो इतनी बातें हमने आपको प्रोटिस्टा में दो चीजें पढ़ा दिया। क्या क्या बातें बता दी भाई? देखिए, पहला बातें हमने बता दिया क्रासोफाइट्स, है ना। दूसरा बता दिए डायनोफ्लाइलेट्स। अब हम लोग तीसरा पढ़ेंगे। तीसरा वाले का नाम क्या है? यूग्लिनवाइड। तो हेडिंग लगाइए भाई, पहला खत्म, दूसरा खत्म, तीसरा खत्म, तीसरे पे हम लोग आ गए। तीसरे वाले का नाम क्या है भाई? यूग्लिनवाइड। हेडिंग लगाइए, यूग्लिनवाइड होता क्या है, समझते हैं यूग्लिनवाइड के बारे में। तो भाई हेडिंग लगाओ, क्या है हेडिंग का नाम? यूग्लिनोइड, है ना। आइए देखते हैं यूग्लिनोइड होते क्या है। ठीक है, चलिए ये देखिए क्रासोफाइट्स हमने बता दिया। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप ऐसे ही करके नोट्स बना लेना। पॉइंट वाइज नोट्स बनाएंगे ना, सारी चीजें समझ में आएंगे। डायनोफ्लाइलेट्स का भी आप पॉइंट वाइज बना दीजिएगा, 5 पॉइंट में, और एक डायग्राम बना करके खत्म करिएगा। अब प्रोटिस्टा का अगला टॉपिक आता है, और इस टॉपिक का नाम क्या रहेगा भाई? यूग्लिनोइड। समझते हैं यूग्लिनोइड है क्या। यूग्लिनोइड के अंदर जो ऑर्गेनिज्म रखा गया ना, उसका नाम है यूग्लिना विरिडिस। नाम याद रखे रहेंगे। यूग्लिनोइड के अंदर जो ऑर्गेनिज्म को रखा गया है उसका नाम क्या है? यूग्लिना विरिडिस। भाई इसके पास भी ना, यूग्लिना विरिडिस के पास भी दो ठे फ्लैजला होता है, एक बड़ी फ्लैजला और एक छोटी फ्लैजला। बड़ी फ्लैजला मूवमेंट्स में मदद करता है, और जो छोटी फ्लैजला है ना, ये कैप्चरिंग द फूड मटेरियल, फूड को कैप्चर करने में मदद करता है। हेडिंग लगाइए, हेडिंग का नाम क्या है? यूग्लिनोइड। और यूग्लिनोइड में जो ऑर्गेनिज्म रखा गया इसका नाम क्या है? यूग्लिना विरिडिस। आइए इसको जल्द ही खत्म करते हैं, क्योंकि आसान से टॉपिक है, छोटी छोटी टॉपिक है, ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगे। देखिए, मेजॉरिटी ऑफ यूग्लिनोइड आर फाउंड इन द फ्रेश वाटर। मैक्सिमम जो यूग्लिना के मेंबर होते हैं ना, वो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, है ना। और 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 अधिक से अधिक भी कहां पाए जाते हैं? स्टैग्नेंट वाटर, मींस रुके हुए पानी में पाए जाते हैं। स्वच्छ जल में पाए जाते हैं और रुके हुए पानी में पाए जाते हैं। इनकी जो बॉडी होती है ना, ये आउटर कवरिंग जो आपको दिख रही है, ये आउटर कवरिंग एक प्रोटीन रिच लेयर का बना रहता है, और इस लेयर को, आउटर लेयर को हम लोग कहते हैं पेलिकल। और पेलिकल के कारण इनकी बॉडी जो है फ्लेक्सिबल होती है, ये चीज ध्यान में रखे रहेंगे। पेलिकल के कारण इनकी बॉडी क्या होती है भाई? फ्लेक्सिबल होती है। देखिए, पहला पॉइंट क्या था? मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर। मैक्सिमम कहां पाए जाते हैं? फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। और फ्रेश वाटर में भी कहां पाए जाते हैं? तो रुके हुए जल में पाए जाते हैं, मतलब स्टेगनेंट वाटर में पाए जाते हैं। ठीक है बात। दूसरी बात यह है कि इनकी जो लेयर होती है, इनकी जो बॉडी होती है, बॉडी की आउटर कवरिंग एक प्रोटीन लेयर का बना रहता है, और इनके प्रोटीन लेयर को, जो आउटर लेयर होता है, उस लेयर को कहा जाता है पेलिकल, है ना। प्रोटीन रिच लेयर का बना रहता है, इसका नाम क्या है? पेलिकल है। और इस पेलिकल के कारण इनकी बॉडी क्या होती है? फ्लेक्सिबल होती है। दे हैव टू फ्लैजला, जैसा कि उसके पास माने किसके पास? डायनोफ्लाइलेट्स के पास।
दो थे फ्लैजला था, एक लॉन्गिट्यूडनली अरेंज था और एक ट्रांसवर्स था। वैसे इसके पास भी फ्लैजला की संख्या कितना होगा भाई, दो रहेगा, है ना। फ्लैजला की संख्या कितनी रहेगी, यहाँ पे दो रहेगी। एक बड़ा फ्लैजला होगा और एक छोटा फ्लैजला होगा। बड़ा वाला जो फ्लैजला होता है वो मूवमेंट करने में मदद करता है और छोटा वाला जो फ्लैजला होता है ये फूड कैप्चर करने में मदद करता है। देखिए लिखा हुआ है साफ साफ, दे हैव टू फ्लैजला। इसके पास फ्लैजला कितनी है, दो थे। एक शॉर्ट है, छोटा है, और एक लॉन्ग है, बड़ा है ना। अच्छा एक चीज और भी देखिएगा, यूग्लिना एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो दो तरीके का बिहेवियर करता है। एज लाइक प्लांट भी बिहेवियर करता है और एज लाइक एनिमल भी बिहेवियर करता है। कहने का मतलब ये है कि ये यूग्लिना फोटोसिंथेसिस भी कर लेता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट की उपस्थिति में ये फोटोसिंथेसिस कर लेगा। बट यदि सनलाइट नहीं होगा तो ये हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी शो करेगा। छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को पकड़ करके शिकार की तरह खाएगा भी, है ना। प्रे ऑन द अदर स्मॉलर ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे जीवों को पकड़ करके शिकार की तरह खाएगा भी ये जीव। अब जरा एक बात समझिए, ये प्लांट लाइक फोटोसिंथेसिस भी कर रहा है और हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी शो कर रहा है। तो ये दोनों जैसा बिहेवियर कर रहा है ना, प्लांट लाइक और ऑर्गेनिज्म लाइक, एनिमल लाइक भी बिहेवियर कर रहा है। इसीलिए यूग्लिना विरिडिस को कहा जाता है कनेक्टिव लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। तो ये एक एमसीक्यू है, इसे आप याद कर जाएंगे। हु इज कॉल्ड कनेक्टिव लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल? तो यूग्लिना विरिडिस को कहा जाता है कनेक्टिव लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। इसके पास एक पिगमेंट होता है, जैसे ये फोटोसिंथेसिस करके अपना भोजन बनाएगा ना, तो इसके पास पिगमेंट होता है और इसके पिगमेंट को यूग्लिनॉइड पिगमेंट कहा जाता है। इसके पिगमेंट को क्या कहते हैं? यूग्लिनॉइड पिगमेंट। ये वैसे ही पिगमेंट है जैसे हायर प्लांट में फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल पाया जाता है ना। तो ये बातें खत्म हो गई प्रोटिस्टा का यूग्लिनॉइड के बारे में। देखिए थोड़ा सा इसको एक बार रिवीजन कर लीजिए। प्रोटिस्टा के अंदर जो यूग्लिनॉइड रखा गया है उसका पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म मेनली फाउंड इन द स्टेगनेंट वाटर। ये फ्रेश वाटर में, स्वच्छ जल में, रुका हुआ जल होता है वहां पे पाया जाता है। दे हैव प्रोटीन रिच लेयर, इनके पास प्रोटीन रिच लेयर होता है जिसे पेलिकिल कहते हैं और इस पेलिकिल के कारण इनकी बॉडी फ्लेक्सिबल होता है। दे हैव टू फ्लैजला, इनके पास दो फ्लैजला होती है, वन अ शॉर्ट वन अ लॉन्ग, एक छोटी और एक बड़ी। फोटोसिंथेटिक इन नेचर के होते हैं। कब? जब सनलाइट होगा। When deprived the sunlight, जब इसके पास सनलाइट नहीं होगा, behave like heterotrophic, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करेगा बाय प्रेडेटिंग ऑन द अदर स्मॉलर ऑर्गेनिज्म। छोटे जीवों को पकड़ पकड़ करके खाना भी शुरू कर लेगा। इसके पास फोटोसिंथेसिस करने के लिए पिगमेंट होता है और इसके पिगमेंट को यूग्लिनॉइड पिगमेंट कहा जाता है। ये चीज याद रखे रहेंगे। एंड दिस यूग्लिनॉइड पिगमेंट आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन द हायर प्लांट्स। ये वैसा ही होता है जैसे हायर प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। ठीक है। तो ये बातें खत्म हो गई। हमने आपको प्रोटिस्टा में क्रासोफाइट्स पढ़ा दिया, है ना, यूग्लिनॉइड पढ़ा दिया, डायनोफ्लाइडेट्स पढ़ा दिए, तीन टॉपिक पढ़ा दिए। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट का नाम क्या होगा? स्लाइम मोल्ड। यदि वीडियो को लास्ट तक यदि आप देख रहे हैं तो सारी चीजें आप बैठे बैठे ही याद कर लीजिए। बताइए पहला टॉपिक क्या था भाई? प्रोटिस्टा के अंदर जो सबसे पहला था वो था क्रासोफाइट्स, है ना। दूसरा जो था ना उसका नाम था डायनोफ्लाइलेट्स। तीसरा जो हम आपको पढ़ाया ना, तीसरा वाला, उसका नाम था यूग्लिनॉइड, है ना। नेक्स्ट चौथा हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं और इसका नाम क्या है? स्लाइम मोल्ड। ये स्लाइम मोल्ड के जो मेंबर होते हैं ना अक्सर हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं, है ना। डेड एंड डिकेइंग मैटर पे पाए जाते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है? स्लाइम मोल्ड। देखिए स्लाइम मोल्ड क्या होते हैं? प्रोटिस्टा के अंदर स्लाइम मोल्ड पाए जा रहे हैं। इनके कैरेक्टर को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। देखेंगे द स्लाइम मोल्ड आर सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। ये जो होते हैं ना सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहने का मतलब ये है कि ये अपना जो भोजन खाते हैं वो सड़े गले मटेरियल से खाते हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर से खाते हैं। तो ये चीज आप ध्यान में रखे रहेंगे। ये अपना भोजन कहाँ खाएंगे? डेड एंड डिकेइंग मैटर से खाएंगे।
ये अपना भोजन जो है डेड एंड डिकेइंग मैटर से खाते हैं, इसीलिए इन्हें कहा जाता है सेप्रोफाइट कहा जाता है। द स्लाइम मोल्ड आर सेप्रोफाइट प्रोटिस्ट। द बॉडी मूव अलोंग डिगेइंग ट्विस्ट। ये सड़े गले मटेरियल में जो है ना मुड़ते हुए घूमते रहते हैं। लिव वहां पाए जाते हैं। एनगल्फ द ऑर्गेनिक मटेरियल, वहां पे ऑर्गेनिक मटेरियल को ये खाते रहते हैं। अच्छा, एक चीज और भी देखिएगा, इनके बारे में एक बहुत अच्छी कहानी भी है। यदि इनको सुटेबल कंडीशन मिलता है, अंडर द सुटेबल कंडीशन, यदि इन्हें सुटेबल कंडीशन मिलता है तो ये आपस में झुंड बना लेते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं और इकट्ठा होकर के प्लाज्मोडियम बनाते हैं, है ना। जब इनको फेवरेबल कंडीशन मिलता है तो ये इकट्ठा हो जाते हैं और इकट्ठा करके क्या बनाते हैं भाई, याद कर लेंगे, इकट्ठा होकर के प्लाज्मोडियम बनाते हैं। और ये प्लाज्मोडियम फूटता है और फूटने के कारण ये बहुत दूर दूर तक बिखर जाते हैं, है ना। क्या भाई, अंडर द फेवरेबल कंडीशन, जब सामान्य कंडीशन होता है तो ये आपस में इकट्ठा हो जाते हैं और इकट्ठा होकर के प्लाज्मोडियम बनाते हैं, और प्लाज्मोडियम फूटता है तो ये बहुत दूर तक बिखर जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं। देखेंगे पॉइंट, अंडर द सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड एज प्लाज्मोडियम, इकट्ठा होकर के प्लाज्मोडियम बना देते हैं, विच मे ग्रो, जो बड़े होते हैं और स्प्रेड ओवर द सेवरल फीट, बहुत दूर दूर तक ये फैल भी जाते हैं, फूटते हैं तो बहुत दूर दूर तक ऐसे फैल जाते हैं, है ना। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, ये तो बात हो गई फेवरेबल कंडीशन की, लेकिन अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होगा, ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट, प्लाज्मोडियम चेंज हो जाता है एंड फॉर्म अ फ्रूटिंग बॉडी, वो क्या बना लेता है, फ्रूटिंग बॉडी बना लेता है। एंड दिस फ्रूटिंग बॉडी बियर स्पोर एट देयर टिप, इनके टिप के ऊपर क्या पाए जाते हैं, स्पोर पाए जाते हैं। द स्पोर पोजेस ट्रू वॉल, इनका जो स्पोर होता है स्लाइम मोल्ड का, इनके पास ट्रू वॉल्व होते हैं, है ना। भाई दीवार बहुत, जैसे मान लीजिए ये स्पोर है तो स्पोर का दीवार बहुत मोटी होती है। दे एक्सट्रीमली रेसिस्टेंस टू द रेसिस्टेंस एंड द सर्वाइवल फॉर द मेनी ईयर्स, कई सालों तक के लिए जीने के लिए सक्षम होते हैं। इनका दीवार इतना मोटा होता है कि कई सालों तक ये आराम से जी सकते हैं। कौन भाई, ये स्पोर के अंदर, इवन अंडर द एडवर्स कंडीशन, यहां तक कि टेम्परेचर हाई भी हो जाए ना, उस समय भी ये जी जाएंगे। द स्पोर आर डिस्पर्स बाय एयर, इनका जो स्पोर होता है यह बिखरता है हवा के माध्यम से, एक जगह से दूसरे जगह जाते रहते हैं। तो ये भाई क्या था भाई, स्लाइम मोल्ड था। स्लाइम मोल्ड किसका था, प्रोटिस्टा का, है ना। हमने ये बात आपको समझा दिया, एक बार और रिवीजन कर लेते हैं इसको। क्या है, स्लाइम मोल्ड आर सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट, सेप्रोफिटिक होते हैं। बॉडी मूव अलोंग विद द डिकेइंग ट्विस्ट, सड़े गले मटेरियल में घूमते हैं। लिव इनगल्फ द ऑर्गेनिक मटेरियल, ये ऑर्गेनिक मटेरियल को खाते रहते हैं। अंडर द सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एग्रीगेशन कॉल्ड एज द प्लाज्मोडियम, सुटेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम बनाते हैं, विच मे ग्रो एंड स्प्रेड ओवर द सेवरल फीट, जो ग्रो करता है और सेवरल फीट तक स्प्रेड भी, बहते बिखरते रहते हैं। ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट एंड फॉर्म द फ्लोटिंग बॉडी, वो फ्लोटिंग बॉडी बना लेता है। बियरिंग स्पोर एट टिप, इनके शीर्ष पे क्या पाए जाते हैं, स्पोर पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द स्पोर पोजेस ट्रू वॉल, इनका जो स्पोर होता है, इनके जो स्पोर कुछ ऐसे दिखाई देते हैं, और स्पोर जो है बहुत ही मोटी लेयर का बना रहता है, इसके अंदर डीएनए इनका भरा रहता है ना। स्पोर पोजेस ट्रू वॉल, दे एक्सट्रीमली रेसिस्टेंस एंड सर्वाइव फॉर मेनी इयर्स अंडर एडवर्स कंडीशन, यहां तक कि एडवर्स कंडीशन में भी ये क्या होते हैं, सर्वाइवल हो सकते हैं। स्पोर आर डिस्पर्स बाय द एयर, जो स्पोर होता है वो हवा के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। मैंने आपको रिवाइज भी करा दिया, 6 पॉइंट में है, आप इसे याद कर जाएंगे किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट बातें आती है, अगला प्रोटोजोआ, है ना। भाई प्रोटिस्टा के अंदर लास्ट जो रखा गया ना, उसका नाम क्या है, प्रोटोजोआ, ये चीज आप ध्यान में रखे रहेंगे। प्रोटिस्टा के अंदर लास्ट जो रखा गया उसका नाम क्या है, प्रोटोजोआ। ये प्रोटो का मतलब होता है प्रिमिटिव, जोआ का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म, है ना। प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म जो होते हैं यूकैरियोटिक, उन्हें प्रोटोजोआ कहा जाता है। देखिएगा, ऑल प्रोटोजोन्स आर हेटेरोट्रॉफिक एंड लाइव एज अ प्रीडेटर और पैरासाइट। ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, प्रोटोजोआ के मेंबर होते हैं ना, ये हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं, है ना। लाइव एज अ प्रीडेटर, ये प्रीडेटर के रूप में होते हैं
या फिर पैरासाइट रूप में पाए जाते हैं। दे बिलीव टू द प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स, यही माना जाता है कि ये जीवों के सबसे पहले प्रिमिटिव रिलेटिव हैं ये, है ना। इनके भी अलग अलग ग्रुप होते हैं, याद करेंगे भाई। ये जो प्रोटोजोन्स के मतलब प्रोटिस्टा के अंदर प्रोटोजोआ जो रखा गया है, इस प्रोटोजोआ के 4 ग्रुप होते हैं। अब इन चारों ग्रुप के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक एक करके, है ना। प्रोटोजोआ के अंदर भी कितने ग्रुप होते हैं? 4 ग्रुप होते हैं। सबसे पहला वाला जो ग्रुप होता है ना, उसे अमीबॉइड प्रोटोजोन्स कहा जाता है। देखिए भाई, ये जो प्रोटिस्टा है, ये जो प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा के अंदर है प्रोटोजोआ, और प्रोटोजोआ के अंदर कितने ग्रुप है भाई? 4 ग्रुप है। प्रोटोजोआ के अंदर 4 ग्रुप है। पहला है अमीबॉइड प्रोटोजोन्स। अमीबॉइड प्रोटोजोन्स में एक ऑर्गेनिज्म रखा गया है, उसका नाम है एंटमीबा हिस्टोलिटिका। एंट MOEB अमीबा हिस्टोलिटिका रखा गया है। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स में के अंदर जो ऑर्गेनिज्म रखा गया ना है, उसका नाम है ट्राइपेनोसोमा। ट्राइपेनोसोमा ट्राइपेनोसोमा गैम्बियंस, ट्राइपेनोसोमा क्रूजी। सिलिएटेड प्रोटोजोन्स के अंदर जो ऑर्गेनिज्म रखा गया ना, उसका नाम है पैरामीशियम। पैरामीशियम। और स्पोरोजोन्स के अंदर जो ऑर्गेनिज्म रखा गया है, उसका नाम है क्या? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। एंटमीबा हिस्टोलिटिका ये बीमारी क्रिएट करता है, अमीबिक अल्सर। ट्राइपेनोसोमा स्लीपिंग सिकनेस बीमारी उत्पन्न करता है। पैरामीशियम पानी के अंदर पैरामीसिन नामक केमिकल सिक्रेट करता है, अदर ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स ह्यूमन के अंदर मलेरिया उत्पन्न करता है। तो ये 4 ग्रुप हैं, चारों ही बहुत ही खतरनाक ग्रुप हैं। अमीबॉइड प्रोटोजोन्स में कौन रखा गया है? एंटमीबा हिस्टोलिटिका। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स में बताइए किसको रखा गया है भाई? कमेंट करके बताओ। सिलिएटेड प्रोटोजोन्स में किसको रखा गया? कमेंट करके बताइए। और स्पोरोजोन्स में किसको रखा गया? कमेंट में बताएंगे आप, है ना। चलिए डायरेक्टली शुरू करते हैं। पहला क्या है? अमीबॉइड प्रोटोजोन्स। देखेंगे एक एक कैरेक्टर हम आपको इतने अच्छे तरीके से लेकर के आए हैं कि आपको सारी बातें समझ में आएंगी। यदि अमीबॉइड प्रोटोजोन्स की बात करें ना, तो इनके हम 3 कैरेक्टर को लिए हैं। आप इन तीनों से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। पहला कैरेक्टर क्या है देखेंगे भाई, दिस ऑर्गेनिज्म लाइव इन फ्रेश वाटर। भाई पहला पॉइंट याद करिए, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं और सी वाटर में पाए जाते हैं या फिर सॉइल में पाए जाते हैं, मिट्टी में पाए जाते हैं, है ना। नेक्स्ट, दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे। ये पानी में मूव करते हैं और कैप्चर करते हैं देयर प्रे एंड पुटिंग आउट द स्यूडोपोडिया। ये स्यूडोपोडिया बनाते हैं। जैसे देखिए ये अमीबॉइड है, तो ये ऐसे स्यूडोपोडिया बनाएगा और यहां से फूड को कैप्चर कर लेगा। तो स्यूडोपोडिया बना करके ये कैप्चर करता है। इसे फॉल्स फीड के नाम से भी जाना जाता है। जैसे अमीबा में होता है वैसे सेम कंडीशन है ऐसे। मैराइन फॉर्म हैव द सिलिका। सिलिका, इनका सेल जो है सिलिका का बना रहता है ऑन देयर सरफेस। सम ऑफ देम सच एज द एग्जाम्पल एंटमीबा हिस्टोलिटिका, ये पैरासिटिक फॉर्म में होता है। ये चीज याद रखे रहेंगे। मानव के अंदर अमीबिक अल्सर नामक बीमारी क्रिएट करता है अमीबॉइड प्रोटोजोन्स का एंटमीबा हिस्टोलिटिका। अब बताइए, जब हमने आपको अमीबॉइड प्रोटोजोन्स समझा दिया, तो अब हम क्या पढ़ाएंगे? फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। ये अमीबॉइड प्रोटोजोन्स है, ये इसके अंदर स्यूडोपोडिया बना हुआ फूड वैक्यूल्स है, ये अंदर लेगा। ये बाहर वाला एक्टोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म, न्यूक्लियस और अदर सेल ऑर्गेनेल्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो ये बातें किसकी थी? अमीबॉइड प्रोटोजोन्स की बातें थी, है ना। तो अमीबॉइड प्रोटोजोन्स में एग्जांपल क्या है? एंटमीबा हिस्टोलिटिका, जो अमीबिक अल्सर क्रिएट करता है, ठीक है। तो मैंने बातें समझाया क्या? प्रोटिस्टा के बारे में, प्रोटोजोन्स के बारे में। नेक्स्ट देखेंगे भाई, दूसरा है ना फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। ये जो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स हैं, द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासिटिक फॉर्म। ये जो मेंबर होते हैं या तो स्वतंत्र रूप से जीते हैं या फिर पैरासिटिक फॉर्म में पाए जाते हैं। जैसे ट्राइपेनोसोमा गैम्बियंस,
स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी क्रिएट करता है ह्यूमन के अंदर। दे हैव फ्लैजला, हेंस कॉल्ड एज फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। इनके पास फ्लैजला होता है। आप यहाँ पे देखिए ना, यही तो है, यही तो है, इनके पास फ्लैजला होता है, इसलिए इसे फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स कहा जाता है। द पैरासिटिक फॉर्म कॉज डिजीज सच एज द स्लीपिंग सिकनेस किसके कारण होता है? ट्राइपेनोसोमा के कारण दिखाई देता है। ये है ट्राइपेनोसोमा, ट्राइपेनोसोमा गैम्बियंस, अलग ही अलग अलग मेंबर हैं इसके। नेक्स्ट है सिलिएटेड प्रोटोजोन्स। सिलिएटेड प्रोटोजोन्स का एग्जांपल याद रखे रहेंगे, पैरामीशियम है। दीज आर एक्वेटिक। सिलिएटेड प्रोटोजोन्स का जो पैरामीशियम है एक्वेटिक नेचर का होता है। मोस्टली मूव ऑर्गेनिज्म, मैक्सिमम जो होते हैं ना वो चलने वाले होते हैं, घूमने फिरने वाले होते हैं। ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ सिलिया, इनके पास थाउजेंड में, हजारों में सिलिया होती है, जिसके कारण से ये पानी में मूव करते रहते हैं, चलते रहते हैं। दे हैव कैविटी, आप यहां देखिए ना, इनके पास कैविटी होता है। इनके माउथ को माउथ नहीं, ओरल ग्रुप कहा जाता है या फिर गुलेट कहा जाता है, ये चीज ध्यान में रखे रहेंगे भाई। इनके पास हजारों करोड़ों में सिलिया पड़ी हुई है। दे हैव कैविटी, इनके पास गड्ढा है जिसे माउथ या फिर गुलेट कहा जाता है। ओपन्स टू आउटसाइड ऑन द सेल सरफेस, यहाँ सेल सरफेस पे जाकर के खुलता है, इसे सेल माउथ भी कहा जाता है। ये चीज आप ध्यान में रखे रहेंगे। द कोऑर्डिनेशन मूवमेंट्स ऑफ द रो ऑफ सिलिया कॉजेज द वाटर लेडन विद द फूड। अच्छा, एक चीज और भी देखिएगा, ये सिलिया बहुत तेज मूव करती है और मूव करने के कारण जो भोजन होते हैं इधर की तरफ आते रहते हैं, यहाँ पे भोजन आ जाता है। एग्जाम्पल याद रखे रहेंगे, पैरामीशियम है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। आप कमेंट लिखेंगे और कमेंट लिख करके ये वाला डायग्राम आपको बनाना है, ठीक है बातें। तो ये बातें किसकी थी? प्रोटिस्टा की थी। प्रोटिस्टा में हमने आपको क्या क्या समझा दिया भाई? क्रासोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड, स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोन्स समझा दिए। प्रोटोजोन्स में भी हमने 4 ग्रुप बताया आपको, अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, है ना, सिलिएटेड प्रोटोजोन्स, और ये हमने आपको बता दिया लास्ट वाला फ्लैजिलेटेड। सिलिएटेड के बाद से फ्लैजिलेटेड के बाद से सिलिएटेड प्रोटोजोन्स। एक लास्ट बच गया ये वाला, इसका नाम है स्पोरोजोन्स। ये जो स्पोरोजोन्स होते हैं ना, ये ह्यूमन के अंदर बीमारी ही क्रिएट करते हैं, है ना, याद रखे रहेंगे भाई। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया प्रोटोजोन्स, और प्रोटोजोन के अंदर क्या है भाई? स्पोरोजोन्स। इनमें लाइफ साइकिल में स्पोर नामक स्टेज देखने को मिलता है, इसीलिए इस मेंबर को स्पोरोजोन्स के नाम से जाना जाता है। मैक्सिमम जो होते हैं ह्यूमन के ऊपर पैरासाइट होते हैं। एग्जाम्पल याद रखे रहिएगा, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ये जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है ना भाई, ह्यूमन के लीवर पे भी अटैक करता है और ह्यूमन के आरबीसी के ऊपर भी अटैक करता है। जब ह्यूमन के लीवर पे अटैक करेगा तो आपको बहुत तेज से, ऐसे कह लीजिए, बुखार आएगा, टेम्परेचर एबनॉर्मेलिटी देखने को मिलेगा। और जब आपके आरबीसी के ऊपर अटैक करेगा तो हीमोज्वाइन केमिकल निकलता है, जिसके कारण से ठंड लग करके आपको बुखार आएगा, ठंड लगना चालू हो जाएगा। यानी ठंड लग करके यदि आपको बुखार आ रही है, मतलब जो है ये एनिमल प्रोटोजोआ का स्पोरोजोन्स नामक एनिमल आपके ऊपर अटैक किया है, उसका नाम है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। एक चीज और मैं आपको बात बताऊं तो प्लाज्मोडियम की 3 वेराइटियां होती है। एक होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम, और एक और भी होता है प्लाज्मोडियम मैलेराई। 3 वेराइटियां होती हैं और तीनों में सबसे खतरनाक कोई मलेरिया क्रिएट करता है तो वो है प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम। इसे अमेरिकन मलेरिया भी कहा जाता है। ये चीज आप ध्यान में रखे रहेंगे। देखेंगे भाई, स्पोरोजोन्स, दिस इंक्लूड diverse organism that have an infectious spore-like stage in their life cycle. तो most of them, इनमें से मैक्सिमम जो होते हैं वो प्लाज्मोडियम ही हैं जो क्रिएट करते हैं मलेरिया बीमारी उत्पन्न करते हैं, विच कॉज द मलेरिया, जो कि मलेरिया ही बीमारी उत्पन्न करते हैं। अ डिजीज इन विच द स्ट्रॉन्गरिंग अफेक्ट द ह्यूमन पॉपुलेशन, जिसके कारण से मानव जो है बहुत ही आफत में पड़ा हुआ है, बहुत ही विपत में पड़ा हुआ है। किसके कारण? जो है प्लाज्मोडियम के कारण, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के कारण। तो ये बातें थी पूरी कहानी प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का, है ना। तो मैंने आपको पूरा का पूरा पढ़ा दिया हुआ है।
क्या क्या पढ़ा दिया भाई? किंगडम मोनेरा पढ़ा दिए हैं, किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ा दिए हैं। कल की जो हमारी क्लास होगी ना, लाइव क्लास, यदि आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं भाई, रेगुलरली मैं आपको क्लास 11th और 12th को लाइव क्लास में मैं पढ़ा रहा हूँ। कल की क्लास होगी हमारा किंगडम फंगी, है ना। आपको इसी साल के लास्ट तक जाते जाते मैं सारे की सारे चैप्टर पढ़ा देने वाला हूँ यूट्यूब पे। यदि आप भी हमारे यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं तो एंजल बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे मिलता है फ्री में सारी क्लासेस लाइव यूट्यूब पे, हालांकि रिकॉर्डेड भी आपको मिलता रहेगा। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।